हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल के आपसे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो थ्योरी क्लासेस की हैं जीवन कौशल की, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उसी में ये प्रैक्टिस सेट भी ऐड कर दिए गए हैं। आप उनको देख लीजिएगा, वहीं से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा थ्योरी की। अब आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर एक है निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। निर्देशन यानी डायरेक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहां निर्देशन की अगर हम बात करें तो एक कक्षा के वातावरण में बात कर रहे हैं। कक्षा में होता है एक शिक्षक और होते हैं बालक। तो एक शिक्षक के द्वारा बालकों को दिया गया निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य यहां पूछा है कि क्या होता है। इसका मतलब एक कक्षा के अंदर अगर हम देखें, एक टीचर, एक शिक्षक बालकों को जब परेशानी या दिक्कत होती है किसी विषय में, किसी टॉपिक को समझने में, या कोई भी चीज़ उनको समझ नहीं आती है, तो बालक जब शिक्षक से पूछता है उनको, तो शिक्षक क्या देता है, उसको परामर्श देता है। जब बालक के द्वारा मांग की जाती है किसी डाउट को क्लियर करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो परामर्श होता है शिक्षक के द्वारा दिया जाने वाला। तो अगर बालकों के द्वारा मांगा जाएगा तो वो परामर्श होगा। और अगर शिक्षक बालकों को कुछ करने के लिए बोलते हैं कक्षा में, ठीक है, कुछ निर्देश देते हैं कि आपको इस चैप्टर से ये वाले प्रश्नों को करना है, तो वो निर्देश होता है, निर्देशन होता है। ठीक है, निर्देशन जो है शिक्षक बालकों को स्वतः देता है, अपने आप देता है, और परामर्श बच्चों के द्वारा मांगा जाता है। तो निर्देशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। उत्तर है इसका ठीक आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विद्यालयों में छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए निर्देशन दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको आप जान रहे हैं, ये शैक्षिक निर्देशन होता है। ठीक है, ये शैक्षिक निर्देशन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, दंड बालकों पर कैसा प्रभाव डालता है। कक्षा के दौरान दंड और पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, ठीक, ताकि वो आगे भी उस तरह के कार्य करते रहें जैसा उन्होंने अच्छे कार्य अभी किए हैं, जिसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। दंड बालकों को तब दिए जाते हैं जब वो कोई गलती कक्षा में करते हैं, ठीक है, उनकी गलतियों में सुधार के लिए। तो दंड बालकों पर कैसा प्रभाव डालता है, उनके सुधारात्मक, एक तरीके से सुधार के लिए होते हैं दंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बालकों को दंड देते समय ये ध्यान में रखने योग्य बातें कौन सी होनी चाहिए। अगर हम दंड की बात करें, पुरस्कार की बात करें, तो प्राचीन काल से जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी अगर हम देखें, दंड देने का प्रावधान शुरू से ही है। ठीक है। तो आजकल जो देखते हैं हम लोग क्लासरूम्स में, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को जो एक मामूली सा दंड अगर आज रह गया, तो बच्चे को सिर्फ डांटना, उसको डांट देना ही, ठीक है, वो काफ़ी होता है आजकल के दंड में। तो जो अपराध बच्चे करते हैं कक्षा के दौरान, तो उसमें जो दंड है वो अपराध के अनुरूप दिया जाना चाहिए, उसको कठोर दंड नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ठीक होता है, इसकी ये बात इसमें शामिल होनी चाहिए। दंड जो दिए जाते हैं वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बदले की भावना से दंड दिया गया। अगर किसी ने गलती की है तो उससे बदला लेने के लिए उस गलती का शिक्षक उसको दंड दे। नहीं, दंड ऐसा होना चाहिए कि उसमें अगली बार से उस बच्चे में सुधार हो जाए, वो अगली बार वो गलती ना करे। तो सुधारात्मक होनी चाहिए दंड भली भांति विचार करने के बाद ही देने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कुछ गलती कर दी और आपने गुस्से में आकर के जो है आक्रोश में उसको ज़्यादा सज़ा दे दी या ज़्यादा दंडित कर दिया। ठीक है, उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। वो आपसे घृणा भी कर सकता है बाद में। ठीक, तो ये सब चीज़ों का ख्याल इसमें रखना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें शामिल होंगे। उत्तर डी होगा इसका। प्रश्न अगले की बात करेंगे। वर्तमान मान्यता के अनुसार दंड को क्या माना गया है। यातना पहुंचाने का एक साधन, यानी बदले की भावना से जब दंडित करते हैं बच्चों को। सुधारात्मक साधन माना गया है, यानी बच्चों की गलतियों में सुधार करना। क्षतिपूर्ति साधन माना गया है या अनावश्यक साधन माना गया है। तो हमने बात की कि दंड जो है वो सुधार के लिए होनी चाहिए। ठीक है, जो मैक्सिमम जो हम कहेंगे जो प्राथमिकता है वो दंड देने की, वो यही है कि सुधारात्मक होते हैं ये। अगर एक बालक को दंड दिया जा रहा है तो बालक को दंड देने से क्या होता है, अनुशासन स्थापित होता है। हाँ बिल्कुल, वो अगली बार से उसमें जो है अनुशासन में रहने की कोशिश करेंगे। बुरी आदतों में जो है सुधार होता है। ठीक है, बिल्कुल। अपराधों में भी, बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों में भी कमी होती है। ये सभी होंगे। ठीक है, तो उत्तर डी इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दंड अवांछित व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है, ये कथन किसने कहा था। ये कथन है किसका, रॉसेक का। उत्तर इसका बी हो जाएगा।
प्रश्न अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक प्रकार नहीं है? तो शारीरिक दंड है, आर्थिक दंड होता है और ये सामाजिक व्यक्तित्व नहीं होते। तो इन टाइप्स में उत्तर डी ठीक रहेगा। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, दंड के उद्देश्य क्या हैं? इस प्रश्न को हमने लगभग तीसरी बार हम ये कर रहे हैं। तो इसके उद्देश्य जो है आप इसमें लगा सकते हैं, सुधार संबंधी होते हैं। ठीक है, सुधार संबंधी। अगला प्रश्न देखेंगे, दंड और पुरस्कार इनमें से क्या होते हैं? ये एक तरीके के प्रेरक यानी मोटिवेशन होते हैं। कैसे? सामाजिक प्रेरक। उत्तर डी इसका सही आंसर होगा। विद्यालयों में दिए जाने वाले पुरस्कार जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन की स्थापना होती है छात्रों में, चरित्र का उत्थान होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, इनमें से सभी। तो ये उत्तर इसका ज़्यादा सही रहेगा, यानी ये सारे होते हैं। प्रश्न अगला, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं? तो पुरस्कार देते समय कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात ठीक है। साधारण कार्यों के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए, किसी खास कार्य के लिए ही, विशेष कार्य के लिए देने चाहिए। केवल अर्जित योग्यताओं के लिए ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक रहेंगे, उपर्युक्त सभी। प्रश्न अगला, शिक्षकों को पुरस्कार देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि निष्पक्षता रहे, उत्तर कार्य के लिए ही हो और उत्साहवर्धन के लिए हो। तो ये भी ठीक है। तो अलग अलग मोटो होते हैं इसमें पुरस्कार देने के। योग्य और मेधावी छात्रों को उनकी सफलता पर उन्हें प्रदान की जाती है। तो योग्य और मेधावी छात्र होते हैं, आपको पता है, उनको पढ़ने के लिए, आगे प्रमोट करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए स्कॉलरशिप्स का भी प्रावधान किया जाता है। आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। ये कथन किसका है? ये रायबर्न का कथन है, स्टेटमेंट है। उत्तर ए इसका हो जाएगा। पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होंगी? तो ये थ्योरी में हमने पढ़ा था इसको, दंड और पुरस्कार वाले चैप्टर में। पुरस्कार में जो वस्तुएं दी जाती हैं वो ज़्यादा मूल्यवान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, ये बात ठीक है। पुरस्कार केवल योग्य छात्रों को ही दिया जाना चाहिए, ये बात भी ठीक है। कक्षा में सामूहिक पुरस्कार देने चाहिए ग्रुप में, तो ये भी बात ठीक है। तो ये इसका डी उत्तर हो जाएगा। जो श्यामपट होता है, ठीक है, जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कहिए, जो भी जिस तरह का भी बोर्ड होगा, उस पर एक शिक्षक लिखते समय, आप यानी शिक्षक से यहाँ मतलब है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या समझा जाता है जब आप लिख रहे होते हैं उस पर? आपको अच्छा लेखन करना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए या स्मॉल लेटर्स में, या लिखने की जो है स्पष्ट दृश्यता यानी विजिबल होना चाहिए जो भी आपने लिखा है। बिल्कुल, तो इसमें डी उत्तर बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर डी, लेखन की स्पष्ट दृश्यता होनी चाहिए, विजिबिलिटी राइटिंग की आपकी। प्रश्न अगला, एक शिक्षक को शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि देखो इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये बात सही रहेगी। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको टीचिंग मेथड्स का पता है, किस तरह से शिक्षण कार्य या किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे हमने क्लास कल की थी उसकी, ठीक है, तो आपका जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, जो आप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे जो हैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको पहले से पता होगी, अगर आपको टीचिंग मेथड्स आते हैं कि किस मेथड से बच्चा जल्दी से और आसानी से समझ पाएगा, उसको ज्ञान स्थापित करने में मदद करेगा कौन सा मेथड। तो यानी ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण आपका होगा अगर आपको क्या होगा, ये शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा। अधिक प्रभावशाली होने का मतलब यही है कि आपके द्वारा जो पढ़ाया जाएगा जिस विधि से भी, उससे बच्चे जल्दी याद रखेंगे, याद कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, आगे भी याद रख पाएंगे। तो शिक्षण कार्य जल्दी से संपन्न किया जा सकता है। ये तो कोई इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि आपको शिक्षण विधियाँ जो पढ़ाई जाती हैं जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए या शिक्षण कार्य को जल्दी समाप्त करने के लिए बताई जाती हों, गलत है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, ये भी गलत है। मोटो ये नहीं होता है। शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है, शिक्षक का आत्मविश्वास जरूरी नहीं है। बच्चे को केंद्र में रख के टीचिंग मेथड्स को जो है डिज़ाइन किया जाता है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? एक टीचर का प्रमुख कार्य क्या होगा? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित और निर्देशित करना, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना, प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाए रखना। ये सब कार्य हो सकते हैं। अनुशासन भी बनाए रखता है वो, प्रधानाचार्य से मधुर संबंध भी रखने चाहिए उसको बना करके, ठीक है। लेकिन शिक्षक का प्रमुख कार्य जो शिक्षा या स्कूल या क्लासरूम बनाने का या लगाने का जो एक मोटो है, वो बच्चों को सिखाने से मतलब है, ठीक है। अधिगम यानी सिखाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, निर्देशित करना। बेस्ट ऑप्शन पर आप जाएंगे, ठीक है। ये बाकी कार्य जो हैं
वो बात के हैं, प्रमुख कार्य की बात पूछ रहा है ये। अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षण आप खुद के अंदर कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, तो वो अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भर करता है। ठीक है, आप एक अच्छा शिक्षण कैसे करेंगे, जब पहले आपने खुद होमवर्क किया हो उस टॉपिक पर, उस विषय पर बहुत अच्छी तरह से, तभी आप उसको अच्छे से डिलीवर भी कर पाएंगे। तो अच्छा शिक्षण वही कहलाएगा। ठीक है, तो आपकी पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता होगी या खुद के अध्ययन पर निर्भरता होगी। ठीक है, आपका उत्तर सी हो। पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि प्रश्नों की सहायता से वह छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। प्रश्न पूछकर वो छात्रों के मन से भय निकाल सकता है। अच्छे ऑप्शन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। प्रश्न पूछकर वो कुछ समय बिता सकता है। कुछ टीचरों का ये मोटो हो सकता है, ऐसा होता भी है, लेकिन अल्टीमेटली एक छात्र को केंद्र में रख के हमें सोचना है। ठीक है, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ को समझाने में, सिखाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। एक चाइल्ड का जो नेचर है, ठीक है, उसके बारे में, एक बालक के बारे में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे वो अच्छा पढ़ाता है, इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें दया की भावना विकसित होती है। ठीक है, गोल को टारगेट कीजिए। हमने कल डिस्कस किया था शिक्षण विधियों के बारे में। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ होती हैं या शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षा की प्रक्रिया में बालकों का स्थान केंद्रीय होता है, यानी बालकों को ध्यान में रख के ही, उनको सेंटर में रख के ही शिक्षण प्रक्रियाएं या शिक्षण मेथड जो हैं वो बनाए जाते हैं या शिक्षा को पढ़ाया जाता है इस प्रक्रिया। एक शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सके। उत्तर बी इसका सही विकल्प होगा। प्रश्न अगला देखिए, अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में गुण होते हैं, कारण बताइए। अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में गुण होते हैं, क्या बताइए? तो कभी कभी जो शिक्षक है स्वयं को नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को ये बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है? तो उसे योग्य शिक्षक बनाती है, उसे अपनी योग्यता का परिचय कराती है, उसे अधिक व्यवहारिक बनाती है, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। शिक्षण कार्य, टीचिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? प्रभावशाली ढंग से उसको पढ़ाने के लिए हेल्प करती है क्या? मनोविज्ञान। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वो समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। समाज का लेना देना यहाँ इधर नहीं है अभी। वो योग्य शिक्षक बन सकता है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। अगर उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना पाएगा। ठीक है, छात्रों के डेवलपमेंट पर आपको उत्तर चुनना है। यहाँ पर जो है टीचर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तीनों ऑप्शन में टीचर के बारे में बात की गई है। शिक्षक को पूर्ण ज्ञान विषय का है या बच्चे के बारे में वो जान रहा है, बच्चा ही सेंटर में रहेगा। ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करिए छात्रों के बारे में कहाँ बात की गई है और पॉजिटिव वे में कहाँ बात की गई। योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? एक योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? मतलब वो अपने विचारों को छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है, जिसको वो आसानी से समझ पाएं बच्चे। प्रश्न अगला, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है? देखो, जो शिक्षण कार्य होती हैं, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, वो जो है एक बालक को केंद्र में रखकर बनाए जाते हैं आजकल जो है। ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा के इस फील्ड को अगर आप देखें, उसकी जो बैकबोन है वो एक शिक्षक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है, यानी जो उसका सूत्रधार है शिक्षा के क्षेत्र का, वो एक शिक्षक ही है। यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है। पूर्णतः सहमत है, इसको हमने पहली क्लास में पढ़ा था अपनी। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे? आप बालक की जो जन्मजात क्षमताएं हैं उनका विकास करेंगे। ठीक है, उत्तर ए इसका सही आंसर होगा। एक सफल अध्यापक वो है जो क्या करता है? विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है। ये प्रश्न आई थिंक हमने कल भी किया था। तो ये हो जाते हैं हमारे आज के जीवन कौशल पर आधारित 30 प्रश्न जो हमने बहुत कम समय में डिस्कस कर लिए हैं। इससे अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू सो मच।